प्रिय भैया बहनों, आज हम लोगों का टॉपिक है वेलोसिटी, वेग। इसको समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने चाल के बारे में पढ़ा और चाल को परिभाषित भी किया, लेकिन उसका जो होल ऑफ थिंग था वो हम लोगों ने ये जाना कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब उसी तरीके से इसको अगर परिभाषा के तौर पर कहें तो बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि परिभाषा इसकी क्या किस तरीके से कहेंगे। हम ये कहेंगे कि यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में जो विस्थापन तय करती है, उन विस्थापन और समय के अनुपात को ही वेग कहते हैं। यानी किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है। बस इतनी सी इसकी परिभाषा है। यानी अगर हम सीधी सी बात कहें तो वेग बराबर, यानी वेग बराबर जो लिख सकते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे जब भी हमने डेफिनेशन देना शुरू किया तो वहां पे सबसे पहला हमने वर्ड क्या रखा, किसी निश्चित दिशा में। यानी जब भी वेलोसिटी की बात होगी तो वो जो मूवेबल पार्टिकल होगा, मूवेबल बॉडी होगी, उसकी डायरेक्शन कंपलसरी। यदि डायरेक्शन नहीं हुई तो जनरली क्या हो जाएगी, वो स्पीड हो जाएगी, चाल हो जाएगी। यानी चाल और वेग में सिर्फ डायरेक्शन का ही अंतर है। यानी अगर डायरेक्शन इंक्लूडेड है तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी बॉडी है, जो भी पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है। और अगर डायरेक्शन नहीं इंक्लूडेड है तो हम ये कह सकते हैं कि वो स्पीड में। बस जरा सा क्यों, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन, और जब कोई बॉडी किसी स्पेशल डायरेक्शन में या कंफर्म डायरेक्शन में मूव कर रही होती है तो वहाँ पे उसकी जो मूव, जितना वो पाथ ट्रेवल करती है, वो हम किसके अंतर्गत रखते हैं, डिस्प्लेसमेंट के, विस्थापन के। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हर बात में डायरेक्शन आ रही है। तो ये क्वांटिटी किस तरीके की हो गई, सीधी सी बात है कि ये सदिश राशि होगी, सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको कभी रिप्रेजेंट भी करते हैं v, और स्पीड को भी हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे एक ऐसा वेक्टर लगा देंगे, वेक्टर का सिंबल है, यानी ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी d अपॉन p। तो इसको भी आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा छोटा सा अंतर था दोनों में, चाल और वेग में। अब आप इस तरीके से सोचेंगे कि जब वेग में किसी भी वस्तु की चाल में अगर वेग डायरेक्शन इंक्लूडेड है तो वो वेलोसिटी के अंतर्गत रहेगा, अगर डायरेक्शन नहीं इंक्लूडेड है तो वो चाल के अंतर्गत रहेगा। अब जैसे सामान्य सी चीज क्या है कि जिस तरीके से चाल के प्रकार बताए हमने, चाल के प्रकार हमने बताए थे, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड। वहां पे एक था इंस्टैंटेनियस स्पीड। इसमें इंस्टैंटेनियस स्पीड की जगह पे क्या हो जाता है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अब यानी सीधी सी बात यह है कि वेलोसिटी के कितने टाइप्स हो गए। पहला टाइप क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्ड एवरेज वेलोसिटी, और फोर्थ है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी। हम इसको स्पीड से कोरिलेट करके ही आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा बाद में कि अगर सब कुछ एवरेज का स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज है तो दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ने की क्या जरूरत थी। तो अलग अलग पढ़ने के लिए इसी चीज की जरूरत है। इसमें डायरेक्शन इंक्लूडेड होती है, उसमें डायरेक्शन इंक्लूडेड नहीं होती है, और आप इसमें भविष्य में कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने इसको दोनों को रिलेट करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अब इसी बात को समझने की कोशिश करें। अब पहली चीज आ रहा है वेलोसिटी, हमको जहां तक समझ में आ रहा है, हमने कंफर्म हो गया वेलोसिटी क्या है। अब उसके पहला टाइप क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। सेम होल ऑफ थिंग वही है जो स्पीड का था। अब इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे यहां पे ये कोई पाथ है, ठीक है, और यहां से कोई पार्टिकल या कोई मूव करने वाला पर्सन है और वो यहां से मूव करना प्रारंभ करता है, यहां से स्टार्ट करता है, और वो इस डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये उसकी डायरेक्शन हो गई, ये इसका पाथ हो गया।
अगर सेम चीज अगर इसका हम ग्राफ बनाए, जैसे सपोज करते हैं अभी ग्राफ हमने बनाना सीखा था, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, और इसी की स्पीड जो है हम बना लेते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये 3, ये 4, ये 5, और यहाँ पे है 1 2 3 4 5। ये मान लेते हैं कि ये 1 हावर है, 2 है, 3 है, हावर है, यानी ये पूरा होल ऑफ थिंग जो यूनिट है हमने घंटे में दिया है, और ये हमने किलोमीटर में रखा हुआ है। तो मान लेते हैं ये 10 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है, ये 30 किलोमीटर है, ये 40 किलोमीटर है, और ये 50 किलोमीटर है। यानी ये जो हमने जो अभी वाई एक्सिस पर रखा है, टाइम हमेशा नीचे एक्स एक्सिस पे ही लेंगे। अब जैसे सपोज करते हैं, और ये वही पाथ है जो यहाँ से लेके यहाँ पे 0 किलोमीटर है, और यहाँ पे लास्ट वाला कितना है 50 किलोमीटर का ये पाथ है, और यहाँ पे कोई पर्सन मूव करना शुरू किया, कोई बॉडी मूव करना शुरू की, और वो मान लेते हैं कि वो 10-10 किलोमीटर का इस तरीके से हमने डिवाइड किया है, 10 20 30 40 और आगे 50, यानी 10-10 किलोमीटर का है, 10 20 30 40 और 50 आगे। अब इसी चीज को इसके बाद ये तो उसकी जो प्रैक्टिकली है वो चल रहा है, वो प्रैक्टिकल किस तरीके से चल रहा है ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, और ये पाथ से हम शो करेंगे कि पाथ पे कैसे चल रहा है, और उसके चलने की जो एक्टिविटी है वो ग्राफ से शो करेंगे। यहाँ पे ये ओरिजिन है 0, जैसे मान लेते हैं कि ये एक घंटे में 10-10 किलोमीटर तय करता है। अगर एक घंटे में यानी यहाँ से यहाँ तक चलने में उसने 1 घंटा लिया और 10 किलोमीटर तय किया, तो यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला, तो मुझे ग्राफ यहाँ पे मिला। अगले भी 10 किलोमीटर को उसने 1 घंटे में तय किया, यानी अगला 1 घंटा, यानी यहाँ पे 1 घंटा पूरा हो गया था, 1 घंटा बराबर यहाँ पे। तो इस तरीके का और इस तरीके का ऐसे ग्राफ हमको मिलता जाएगा, यानी जब भी हम ग्राफ पूरा करेंगे तो इस तरीके से हमको एक सीधी सी लाइन मिलेगी। यानी अब ये 1 आवर में एक ग्राफ एक इंटरवल पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी, और वो भी डायरेक्शन क्या है फिक्स है, इसी डायरेक्शन जा रहा है। अब तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म, यानी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस तय कर रहा है, यानी हर 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर ही तय कर रहा है। इस वाले भी 1 घंटे में उसने 10 किलोमीटर, यानी 10 यहाँ तक हो गया था, 10 से 20 यानी 10 किलोमीटर, 20 से 30 भी कितना हुआ 10 किलोमीटर, और 30 से 40 किलोमीटर, यानी हर इंटरवल में कितने का गैप है 10 किलोमीटर का, और हर इंटरवल को उसको रिकवर करने में कितना टाइम लग रहा है 1 आवर। तो यानी इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। अब थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, अगर ये पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, और अगले 1 घंटे में, यानी सीधा से समझे दूसरी तरीके से, अगर हम ये कहें कि इसने इस पहले 10 किलोमीटर को तय करने में 2 घंटा ले लिया, और इसको तय करने में 1 घंटा ले लिया, देखिए इस इंटरवल को 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसने 2 घंटा लिया, और अगली 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसने 1 घंटा लिया, फिर ये कहीं पे भी कुछ भी नहीं, यानी पहले ही तो इंटरवल में ये चेंजेस हो, यानी अब वो क्या कह रहा है कि सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को कवर नहीं कर रहा है, सेम डिस्प्लेसमेंट को कवर नहीं कर रहा है। इसलिए अब जब भी हमारा ग्राफ आएगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, पहले 10 किलोमीटर को उसने कितने देर में तय किया 2 घंटे में, 2 घंटे में उसने कितना कवर किया 10 किलोमीटर, और अगले 10 किलोमीटर को उसने यानी 10 20 किलोमीटर को उसने कितने घंटे में तय किया, यानी अब यहाँ पे 3 किसान। तो हल्का सा ग्राफ हमको मेरा मिल रहा है, अब कुछ और भी मिलेगा तो ऐसे हो सकता है, किसी और तरफ किसी और डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो ग्राफ हमको थोड़ा सा कर्व टाइप का मिल गया, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट नहीं मिल रहा है, यानी वो उसकी स्पीड अप किस तरीके से हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी किस तरीके से हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्ड क्या है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, उसने डायरेक्शन नहीं चेंज करनी है, अगर डायरेक्शन चेंज करता है तो उसके लिए अलग सिस्टम होता है, अगर वो डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, और ये इंटरवल जो है वो इंटरवल में ये किसी
डिस्टेंस पर, यानी इस इंटरवल को कवर करने में उसने 2 घंटे लिया, इस इंटरवल को कवर करने में 1 घंटा ले लिया, इसको पुनः 3 घंटे में कवर किया, 1 घंटे में कवर किया, आधे घंटे में कवर किया। अब उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? जितना पहले था, यानी 50 किलोमीटर, यानी 0 से लेके 50, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लिया गया? यहाँ पे 2 आवर प्लस 1 3 हो गया, 3 6 6 और 7 और 7 है हाफ, यानी 7.5 घंटा लगा। तो पूरा उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसको हम हमेशा निकालेंगे कैसे? एमपीएस पद्धति में, एमपीएस यूनिट में। एमपीएस यूनिट में निकालने का मतलब जब भी हम लंबाई और वजन यानी वेट और टाइम, 3 चीजें होती हैं, जब भी हम रखेंगे तो इसको मीटर में रखेंगे, इसको किलोग्राम में रखेंगे और इसको सेकंड में रखेंगे। या फिर सीजीएस होता है, सीजीएस यानी सेंटीमीटर, यानी लंबाई को हम जब सेंटीमीटर में रखेंगे तो वेट को हम किस में रखेंगे? मास को किस में रखेंगे? ग्राम में रखेंगे। और समय को भी हमेशा किस में रखेंगे? सेकंड में। यानी हम जो यहाँ पे हावर रखे हैं ये रख तो सकते हैं, लेकिन सीजीएस और एमपीएस पद्धति में आप इसको कन्वर्ट करके एक सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछा कहां से जाता है? वो पूछा जाता है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है और एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होती है? अब इसी चीज को समझना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें चेंज है। जैसे सपोज करते हैं ये कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है और ये भी कोई एक पर्सन है। अब ये पर्सन जो है इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया और ये भी पर्सन इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू किए। अब अगर ये इसको देखेगा और ये इसको देखेगा, यानी ये इसको देखे और इसको देखे, तो दोनों एक दूसरे की वेलोसिटी को, स्पीड को कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, यानी सापेक्ष। इसको कहते हैं हिंदी में सापेक्ष वेग। अगर ये इसके सापेक्ष इसका वेग और इसके सापेक्ष इसका वेग, अब इसका हम बहुत अच्छा सा एग्जांपल बताएंगे। और अगर ये पर्सन यहाँ पे स्टेबल है, ये मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये गति नहीं कर रहा है और ये पर्सन गति कर रहा है, तो इसके सापेक्ष तो ये है, लेकिन इस पर्सन के ये निरपेक्ष निरपेक्ष कहना है। यानी अगर दो में से, उसको होल ऑफ थिंग क्या समझेंगे? अगर दो व्यक्ति या वस्तु लगातार एक ही दिशा में मूव कर रही है तो दोनों का वेग जो है एक दूसरे के सापेक्ष कहलाएगा। और दोनों में से अगर कोई एक स्थिर की अवस्था में है, यानी मूव नहीं कर रहा है, तो उस दूसरे वाले का वेग जो होगा वो पहले वाले के निरपेक्ष वेग कहलाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? कभी कभी आप ट्रेन में बैठे होते हो, और बगल वाली पटरी पे भी ट्रेन आ जाती है, तो अगर ट्रेन दोनों मूव कर रही होती है तो एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के रिलेटिव कहलाती है। और उसी के बाद क्या होता है? अगर एक ट्रेन एक स्टॉपेज की कंडीशन में है और दूसरी मूव कर रही है, तो पहले वाले की कंपेयर में दूसरे वाले को कहेंगे एब्सोल्यूट। बस थोड़ा डिफरेंस है, समझने की बात है। इस वीडियो में इतना है, बाकी